बच्चों हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था आई गेस। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है पीरियड में, डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होता है। गुड। तो अभी मैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं और उसे समझा दूंगा, बट यू नो द बेसिक रूल, राइट? उससे तुम एक्सप्लेन कर जाओगे जो भी चीज मैं बताने वाला हूं। पहली चीज, एटॉमिक रेडियस कैन बी एक्सप्लेन्ड in terms of nuclear charge and energy levels। एटॉमिक रेडियस को हम किसके टर्म्स में देखते हैं? न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल। जैसे डाउन द ग्रुप अगर तुम देखोगे तो हम कहेंगे तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, हाँ है ना? जो मतलब हर बार एक नया शेल या नया एनर्जी लेवल ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से साइज इंक्रीजेस। पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हम कहेंगे बेसिकली तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो, सिंपल टर्म में ये समझो, एक प्रोटॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जितनी रिपल्शन बढ़ी उससे ज्यादा तुम्हारी अट्रैक्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर गया। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि तुम्हारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या अट्रैक्शन ओवरऑल बढ़ रही है। समझ गए बच्चों? तो लेट अस हैव अ लुक एट द atomic radius in a period। तुम रियलाइज करोगे मैं काफी वही चीजें लिखवा रहा हूँ जो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, उसमें क्या होता है बच्चों? ये गॉट सेम वैलेंस शेल, क्योंकि सेम वैलेंस शेल है इसलिए हम एनर्जी लेवल्स की टर्म में बात नहीं करेंगे, एनर्जी लेवल तो सेम है। सेम वैलेंस शेल के साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस शेल सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस क्या करेगा पीरियड में बच्चों? डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके बच्चों, आते हैं एक्सेप्शन पे। नोबल गैसेस, करेक्ट। नोबल गैसेस एक्सेप्शन में क्यों आएंगी बच्चों? क्योंकि उनका जो रेडियस होता है वी सी द वैन डर वाल रेडियस, जबकि जो तुम्हारे बाकी हैं, राइट गाइस, बाकी जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे एक्सेप्शन में? इनर्ट गैसेस हैव लार्जर रेडियस, लार्जर एटॉमिक रेडियस। Because your van der Waal radius instead of covalent radius। ठीक है बच्चों? ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। हमें बताए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, हाँ ना बच्चों? नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बच्चों यहां तक कोई भी डाउट? बोलो गाइस। पीरियड में लेफ्ट टू राइट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा होता है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ अ न्यू शेल बीइंग एडेड एट ईच लेवल। नाउ समथिंग दैट यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है
is more implies bond length is less. ये एक्चुअली तुम्हारा एटॉमिक रेडियस की अब हम बात नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हम बेसिकली वी आर लुकिंग एट द डिस्टेंस गाइस. तो ये एक चीज बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनते जाना. बॉन्ड लेंथ तुम्हें याद है, अभी बताता हूं, इज मोर देन बॉन्ड लेंथ इज लेस. तुम्हें याद है जब हम Cl2 की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, जिसका आधा हम क्या कहते थे, कोवेलेंट रेडियस. सो बेसिकली दिस लेंथ, दिस d इज योर बॉन्ड लेंथ. तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम. अब इसको समझो, हाउ आई विल इंटरप्रेट दैट. मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड एन लो, C डबल बॉन्ड एन लो, C ट्रिपल बॉन्ड एन लो. ठीक है बच्चों, हम कहेंगे इसमें C और N के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है तीनों में. यार सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग हुआ या डबल बॉन्ड स्ट्रांग हुआ या ट्रिपल, ट्रिपल इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो हम कहेंगे इसमें C और N के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मिनिमम, राइट. सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ bond length. We can take another case of C single bond C, double bond C and triple bond C. Again we are talking in terms of bond length. Bond strength देखा जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड का ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल. ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस. Now let us go on to exceptions. There are lots of exceptions बच्चों. हाँ बेटा नोट कर लो. Exception in trends. नोबल गैसेस हमने किया था नहीं किया था बच्चों, नोबल गैसेस द्वारा एक्सेप्शन, हाँ या ना, क्यों, उनका रेडियस इज बिगर. कितना बिग उसको देखो बच्चों. एक चीज हमें पता है, लिथियम का बेरिलियम से ज्यादा होगा, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट. अब फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए नियॉन का, राइट. क्लियर है या नहीं. हम कहेंगे नियॉन का इतना ज्यादा है कि वो यहां पे बैठा है. क्लियर है गाइस, दैट इज हाउ हाई इट्स रेडियस इज. तो है क्या बच्चों, जैसे अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन दे रखी है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें उन्हें नियॉन को, जैसे उन्हें ये ऑर्डर दे रखा है, तो तीन में तुम्हारा नियॉन कहीं यहां पे होगा इसके बाद, और एक में नियॉन आगे होगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तुम्हें एग्जैक्ट ऑर्डर चाहे ना भी पता हो, बट यू कैन रिलेट थ्रू दैट कि यार कौन सा आंसर विल बी करेक्ट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे. दैट इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. एनीवे नेक्स्ट पे आते हैं, 3D सीरीज. यार मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पीरियोडिक टेबल कॉपी कर लेनी चाहिए, कर लो. ओके, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है. होल्ड ऑन बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही ना हुई. होल्ड ऑन गाइस, मैंने शायद यही करा है ना, वन नोट. दिख रहा है ना बच्चों स्क्रीन, गाइस. यस ऑनलाइन सर. वाले बच्चों तुम बताओ, यस सर. तुम्हें वही दिख रहा है ना, 3D सीरीज ऊपर और नीचे पीरियोडिक टेबल. यस सर. राइट. अब बच्चों यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, 3D के अंदर लेफ्ट टू राइट, ये 3D है बच्चों. हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट नॉर्मली तुम्हारा क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज करना चाहिए. पहली चीज, एक तो हम क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट साइज शुड बी सेम, क्योंकि इसमें तुम्हारी शील्डिंग वर्क कर रही है, डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग वर्क कर रही है. तो पहली चीज तो है, इनका साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. सेम कहने से बेटर ये है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर वेरिएशन देखा जाए तो साइज डिक्रीज होता जाएगा टिल निकल, उसके बाद साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा. तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सेम ऑर्डर. स्कैंडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. मैंगनीज का ऑलमोस्ट साइज सेम है एज दैट ऑफ आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर, देन जिंक. क्लियर है बच्चों. तो हम क्या कहेंगे, निकल हैज गॉट स्मॉलेस्ट atomic radius.
ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। आई थिंक वी आर ऑन टू द थर्ड वन। रेडियस ऑफ 4D series elements is are nearly equal to that of 5D series elements because of, क्यों 4D का साइज ऑलमोस्ट 5D के बराबर होता है? एक चीज देखो बच्चों, ये हमारा 3D ठहरा, ये 4D ठहरा, ये 5D ठहरा। 3D का साइज छोटा होना चाहिए, 4D का उससे बड़ा होना चाहिए, 5D का सपोजिटली उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 5D के अंदर 4F भी बढ़ चुका है और इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? याद है ये चीज? नहीं याद है? मैंने कहा था बहुत पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, क्योंकि तुम्हारा एफ इज अ डिफ्यूज ऑर्बिटल, एफ इज गॉट अ डिफ्यूज ऑर्बिटल, तो वो शील्डिंग नहीं करेंगे और इतनी कम शील्डिंग हो जाएगी कि तुम्हारा न्यूक्लियर मतलब जो पुल करने की टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। हाँ है ना? जिसकी वजह से 4D और 5D का साइज इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स की टर्म्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है नहीं याद है बच्चों? तो बेसिकली यहां पे हम क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग बाय 4F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है या नहीं बच्चों? बताओ, क्लियर है गाइस? और वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कितने बच्चों को डाउट है? समझ गए गाइस? वेरी नाइस। तो तुम्हारा 4D रहा ये, 5D रहा ये, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज इसके बाद हमारे 4F भर गए जिन्होंने शील्डिंग करी नहीं। ठीक है? और ये हमें पता है जितनी शील्डिंग पुअर होगी उतना तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, साइज बड़ा या छोटा बच्चों? छोटा। गुड। तो लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल्स। हम कहेंगे NB, which is your niobium, has got almost same size as that of TA, which is, बच्चों आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड। ठीक है बच्चों, इधर देखो, नायोबियम, tantalum, they have got almost same size. Okay, AU and AG have got almost same size. AU का और AG का साइज ऑलमोस्ट सेम है। ये AG रहा, ये AU रहा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ केस। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम is almost equal to radius of gallium due to poor shielding by a poor shielding effect of D electrons। ठीक है ना बच्चों? इसको देखो, हम कहेंगे ये हमारा एल्यूमिनियम ठहरा, ये गैलियम ठहरा। अगर हम गैलियम में कह रहे हैं उसका साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो यार शील्डिंग गैलियम में कौन कर रहे हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसका मतलब है हम एक तरीके ये कहना चाह रहे हैं कि 3D इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग भी बहुत खराब है। हाँ या ना? कहां पे तो हम कह रहे थे 4F की शील्डिंग खराब है, राइट? यहां पे अगर देखा जाए तो तुम्हारा 3D वाले भी कोई खास अच्छी शील्डिंग नहीं कर रहे।
तभी तुम्हारा डी के 3D इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग की वजह से, जो कि बहुत कम है, मतलब उन्होंने इतनी कम शील्डिंग करी कि तुम्हारा गैलियम का साइज इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, जो हम रीजनिंग दे रहे हैं वो बाद में दे रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास सामने है। दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू, मतलब एक्सप्लेनेशन कई बार जस्टिफिएबल नहीं लगेगी। 3D में तो शील्डिंग सपोजिटली सबसे ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 4D एंड 5D। और हम अब क्या कह रहे हैं, बेटा होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक। तो बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई कि कहां पे तो हम 4F की शील्डिंग पूरा बता रहे हैं, 3D की भी कोई खास नहीं है। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट अ फैक्ट, अब हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो। ठीक है गाइस। एनीवे, तो ये रीजनिंग याद करनी है। इट कम्स इन क्वेश्चन, यू नो व्हाट द रीजनिंग इज, लेकिन वो रीजनिंग कितनी तुम्हें करेक्ट लग रही है, यू कैन ऑटोमेटिकली सी दैट। एनीवे, एक काम करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम और गैलियम की। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा बच्चों? एल्यूमिनियम विल बी नियॉन 3s2 3p1। गैलियम की क्या होगी बच्चों? आर्गन 4s2 3d10 4p1। कौन घटिया शील्डिंग कर रहे हैं गाइस? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हैं जो कि तुम्हारा पुअर शील्डिंग कर रहे हैं। फाइन गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सेप्शन बेसिकली। रेडियस ऑफ हेलियम is almost equal to radius of indium, again due to poor shielding। बेटा अभी एक्सेप्शंस के टाउन में याद करते आओगे तो तुम्हें पूरे याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस, एट द एंड ऑफ डे तुम्हें सारा याद करना। मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं। इंडियम इज क्रिप्टॉन 4s2 सॉरी 5s2 4d10 5p1। थैलियम that is xenon 6s2 4f14। इंडियम, ये हैं जो कि तुम्हारा क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग। मतलब जो हमने डी ब्लॉक में दिखा था वो पी ब्लॉक में भी वैलिड है, थैलियम एंड इंडियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे हमने 4D और 5D को देखा था, नॉट ओनली इन डी, इन पी ऑल्सो इट इज वर्किंग, कि तुम्हारा शील्डिंग इतनी पुअर होगी इनकी कि तुम्हारा साइज इज रिमेनिंग ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट, कौन से ब्रैकेट में? ये बेटा क्रिप्टॉन के आगे की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है मैंने। ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन। क्रिप्टॉन के बाद, अरे यार समझ गए, क्रिप्टॉन के आगे का मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी इंडियम की, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी हेलियम की। इस तरीके लिखा जाता है। और इसीलिए बेटर क्या रहता है कि तुम इसमें देख लो कितना एटॉमिक नंबर हो चुका है कवर, उसके आगे की तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जो मैंने तुम्हें कहा था ना गाइस, इसके इनर्ट गैसेस का ये एटॉमिक नंबर याद कर लो। दैट इज हाउ इट इज हेल्पफुल। कॉन्फ़िगरेशन लिखना फटाफट तुम लिख सकते हो, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। Radius of 3D series is less than radius of 4D series, and 4D series is almost same as that of 5D series. Correct. और 4D और 5D का हम क्या कहेंगे? क्यों है बराबर? पुअर शील्डिंग of D and F electrons, F being the major one mostly.
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 7 यूरोपियम, इसको मैं पहले शॉर्ट लिख दूं, यूरोपियम हैज largest radius due to its electronic configuration, resulting in inefficient packing. अब गाइस दिस इज अ प्योर एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ अ केस जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग इज नॉट वेरी, मतलब समझ में नहीं आता कि यार ये रीजनिंग से क्या कहना चाह रहे हैं। एक काम करो, यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो। यूरोपियम क्या होता है? जेनॉन, उसके आगे 4f7 5d0 6s2। बच्चों हमने क्या कहा था कि तुम्हारा नॉर्मली, गाइस आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन वालों? कट तो नहीं रही गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir, आवाज आ रही है। ओके फाइन। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा होता है? डिक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है एस और पी में, वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड होता है एफ में, क्योंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट डजंट वर्क। तो जैसे हमारा एसपी में हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में भी ऑल्सो साइज डिक्रीजेस। लेकिन देखा क्या गया बच्चों कि यहाँ पे यूरोपियम का साइजेस मैक्सिमम, नो दैट इज द एक्सेप्शन, जिसको हम सम हाउ रिलेट कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है ना गाइस? और वो भी सम हाउ रिलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट व्हाई इट इज हैपनिंग इवन वी डोंट हैव अ रीजन फॉर दैट। हम तो ये कह रहे हैं यार कॉन्फ़िगरेशन देखो। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तुम्हारा ये भरने के बाद यहाँ पे भरने शुरू होते हैं, करेक्ट गाइस? तो तुम्हारा क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे 5d1 भरा, उसके बाद तुम्हारा 4f में भरने शुरू है। यहाँ पे इफ यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन गाइस, क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारी यहाँ पे? 5d में 0, 6s में 2, 4f में 7। तो 5d में 0 है गाइस। बेसिकली तुम रियलाइज करोगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी तुम्हारे मैंने जेनॉन के बाद सब शेल देखे, दे आर हाफ या फुल्ली फिल्ड। दैट इज द ओनली रीजनिंग जो कि इस चीज को कुछ समझा सकते हैं टू सम एक्सटेंट, के व्हाई यूरोपियम हैज गॉट मैक्सिमम साइज। इट्स बड़े स्टेबल होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा ये भी हाफ फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है। बट दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं साइज बढ़ गया, शूट कर गया। और ऐसा ही तब भी शूट करेगा, कब शूट करेगा बच्चों? जब 4f में 14 आ जाएंगे, करेक्ट गाइस? तो दैट इज द सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड हाईएस्ट radius is that of YB, ytterbium। उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इट विल बी xenon 4f14 5d ytterbium YTTERBIUM 6s2। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? और अदरवाइज तुम्हारा लेफ्ट टू राइट तुम्हारा लैंथेनाइड्स में क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज, एक ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? लैंथेनाइड्स की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट यू विल हैव। ओके, नेक्स्ट आते हैं किस पे? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये मैंने लिखवाया नहीं था इसलिए लिखवा रहा हूं। इन inner transition elements, differentiating
हमें पता है इनर ट्रांजिशन में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों? एंटर्स 4f एंड 5f सबशेल्स, राइट। और इनमें तुम्हारा साइज क्या हो रहा होता है? डिक्रीजेस। तो इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स या इवन आयंस। ज्यादातर हम +3 स्टेट देख रहे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट is known as lengthenide contraction. Except for obviously radius of europium and ytterbium. और ये क्यों हो रहा है गाइस? It is due to dispersed F subshell, correct, providing poor shielding या screening effect. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के? अभी करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ lengthenide contraction. कुछ चीजें हो सकता है तुम्हें बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है गाइस, दैट इज समथिंग जो कि हम डी एंड एफ ब्लॉक में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। एंड सम विल बी स्टडिंग इन केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। किसको? क्या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? ये वाला बेटा, एफ सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारे इतने फैले हुए हैं दैट एफ सबशेल इज सो डिस्पर्स्ड, एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स, कि वो शील्डिंग कर ही नहीं पा रहे। मतलब उसमें एक काम करते हैं, एग्जांपल लेके समझाता हूँ, वीडियो पहले पॉज कर दो, ठीक है। तो समझ गए बेटा? गुड। अब आते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी तुम्हारे लैंथेनाइड्स हैं दे आर शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हेंस it is difficult to separate them, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सेपरेट them from their mixture. Next, similarities in second and third transition series. Guys, पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? 3D। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज क्या है? 4D। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या है? 5D। तो हम कह रहे हैं 4D एंड 5D की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। उनकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बच्चों। 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज। थर्ड पे आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। पहले मैं एक काम करता हूं, इसे लिख देता हूं पूरा, देन आई विल एक्सप्लेन। एज साइज ऑफ lengthenide ions
डिक्रीज करता है साइज फ्रॉम C3+ to Lu3+. The covalent nature या covalent character would be a better term. Covalent character of MOH bond increases. Hence, their basic strength decreases. बच्चे इनसे पता नहीं क्या बोल गए आप, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर दूं उसके बाद समझाऊंगा. The COS thrice is most basic. While LuOS thrice is least basic. इसको देखो बच्चों, हम क्या कहना चाह रहे हैं. सी बेटा, ये ना नीचे सी ई है. बच्चों इधर देखो काम की चीज, मुझे बताओ मेटल्स जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक एसिडिक. राइट, बेसिक होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक. राइट बच्चों. अब गाइस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिकली आयोनिक, ये भी हमें पता है. और जो तुम्हारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं? कोवलेंट. तो हम क्या कहते हैं बेसिकली, जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, हाँ ना, या लेस बेसिक. क्लियर है बच्चों? जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना कम बेसिक या उतना ज्यादा एसिडिक बच्चों. अब दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नो. क्या? कि जैसे जैसे तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है कोवलेंट नेचर बढ़ता है. दैट इज समथिंग दैट यू डोंट नो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वही चीज लिखी हुई है, जैसे जैसे तुम्हारा साइज डिक्रीज हो रहा होता है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है. समथिंग दैट यू विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर. जितना छोटा साइज कैटायन का उतना उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा. मतलब हम क्या कहेंगे बच्चों, जो तुम्हारा लुटेटियम बेटा, द लास्ट वन, ये हमारा, हाँ भी चले गए, ये हमारा सीरियम है, ये हमारा लुटेटियम है. हम कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज होगा तो ऑक्साइड्स कैसे होंगे? कम बेसिक, है ना, मतलब टुवर्ड्स एसिडिक नेचर जा रहा है ना उसका. तो दिस विल बी लीस्ट बेसिक, इसका हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक. वही चीज मैंने लिखी हुई है. रीजनिंग में तुम्हें बस एक चीज नहीं पता कि तुम्हारा वाई दिस हैपन्स क्या होता है. वाई दे आर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, या नहीं सॉरी, जितना छोटा साइज होता है उतना एसिडिक क्यों है, या उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्यों है, दैट इज समथिंग यू डोंट नो. वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे. क्या? कि एज साइज डिक्रीजेस, साइज ऑफ cation decreases, even to give us covalent character increases. ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. ये लो बेटा कर लो, इतना ही करना है ना. यहां तक समझ गए बच्चों? तो हमारा ल्यूटेटियम का साइज सबसे छोटा है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा या उसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा. ये चीज क्लियर हो गई नहीं होगी बच्चों? दिस स्टेटमेंट इज समथिंग दैट विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग, कि जितना छोटा साइज उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा. ये चीज याद करने की है. कोवलेंट कैरेक्टर रिलेट्स टू एसिडिक नेचर, आयनिक नेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू बेसिक नेचर. आयनिक अगर तुम्हारा बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट हैज गॉट अ, उसके जो ऑक्साइड हैं दे आर गोइंग टू बी बेसिक, या हाइड्रोक्साइड्स आर गोइंग टू बी बेसिक. क्लियर है बच्चों? कर लिया नोट?
करो। आगे चलें थोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट, inert pair effect. This is a new effect that you are going to study. Not right now. एक जर्नल आइडिया दे दूंगा तुम्हें. Is also a consequence of lengthened contraction. ये क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. बच्चों इसको सबसे अच्छा होता है कार्बन से रिलेट करना, क्योंकि हमें पता है कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है गाइस? 4. हम कहते हैं उसके पास होता 2s में 2, 2p में 2. हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे? ये हमने कार्बन का लिख दिया. दिस इज व्हाट यू हैव. दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. एक काम की चीज दैट यू शुड नो या दैट यू विल कम टू नो इन केमिकल बॉन्डिंग इज कि तुम्हारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. तो अभी बेसिकली इसे कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2. बनाता कितने हैं? 4. क्यों बनाता है उसका रीजन समझो. वो कहेगा बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला जाएगा. दिख रहे हैं 4 बच्चों? और अब तुम्हारे पास वो 4 बॉन्ड बना लेगा जैसा हमने पढ़ा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज हाउ इट कैन मेक 4 बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 2. अगर ये अनपेयर नहीं होते तो ये कितने बॉन्ड बनाता? 2 ही बनाता. तो गाइस होता क्या है? डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है, हमें पता है, राइट बच्चों? जो पुलिंग टेंडेंसी है वो बढ़ती है. और अगर पुलिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि क्यों बढ़ रही है वैसे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण. पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण तुम्हारी अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो एस से बाहर फेंकने की टेंडेंसी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ है ना? तो बेसिकली दिस टेंडेंसी टू जंप इनटू द p ऑर्बिटल, दिस टेंडेंसी विल डिक्रीज. और उसकी वजह से इंस्टेड ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स इट विल मेक 2 बॉन्ड्स बच्चों. तो जो तुम्हारा लेड है उसमें तुम्हारा PbO देखा जाता है, इफ यू रिमेंबर. हाँ है ना? PbO2 इज रेयर. PbO बनता है ना कि PbO2. Pb में तुम्हारे पास कितना चार्ज है? चार्ज की टर्म्स में अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, क्या चार्ज है Pb पे? PbO में 2. और PbO2 में कितना है? 4 होगा. ऑक्सीजन में -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो Pb पे चार्ज इज गोइंग टू बी +4. तो दिस इज अनस्टेबल. ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है. और क्यों स्टेबल है गाइस? क्योंकि यहां पे तुम्हारा S में से P पे नहीं जा पा रहा, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय F सबशेल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा बहुतों में देखा जाएगा बेटा. 1 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूं जो हमने यहाँ पे किया. 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेक. तुम अपने एग्जाम्पल होगे, मैं एक्चुअल एग्जाम्पल्स बता देता हूं जो तुम्हारे ऑब्जर्व होंगे. यहां पे देखो, बोरॉन तुम्हारा कितने बॉन्ड बना सकता है नॉर्मली? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बनानी चाहिए उसे. अब एक काम करो, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट बॉन्ड, लेट अस लुक एट द चार्ज. चार्ज वुड बी बेटर. बोरॉन पे कितना चार्ज आ सकता है? +3, राइट? अब हम कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि द टर्म वी यूज इज ऑक्सीडेशन स्टेट रेदर देन बॉन्ड्स. समझ गए बच्चों? हम कहेंगे बोरॉन पे चार्ज आ सकता है +3 मैक्सिमम. हम कहेंगे नीचे जाते जाते जो तुम्हारा चार्ज स्टेबल हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी +1 इंस्टेड ऑफ +3. क्यों? क्योंकि तुम्हारा, अंडरस्टैंड करो, जब S अनपेयर होता है तो तुम्हारे पास 2 बढ़ता है, राइट? इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग 2 मोर बॉन्ड्स, क्योंकि S का भी एक अनपेयर हुआ और एक P में गया, तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ 2 यू गेट 4 आफ्टर अनपेयरिंग. और अगर पेयरिंग रही S की, S अनपेयर नहीं हुआ, तो 2 लेस शो करेगा. मतलब बोरॉन को +3 चार्ज दिखाना चाहिए, थैलियम +1 चार्ज दिखाएगा. ऐसे ही कार्बन को चार्ज क्या दिखाना चाहिए? मैक्सिमम चार्ज की टर्म में सोचा जाए तो +4. लेड पे जाते आते कौन सा ज्यादा हो जाएगा? +2. नाइट्रोजन पे अगर चार्ज बनाना है तो क्या बनाओगे? +5. मतलब पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में सोचो. वी आर ट्राइंग टू, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज लाइक चार्ज. तो हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन में से अगर तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स हटा दो? 5 हटा दो,
तो बेसिकली हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना चार्ज। ये मत सोचना कि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। इवन इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल वी आर लुकिंग एट चार्ज एक तरीके से, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आ सकता था? +5, राइट? मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा सकती है बच्चों? +5। क्लियर है यहां तक? लेकिन तुम्हारा बिस्मथ की कितनी जाएगी बच्चों? +3, 2 कम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? S इज नॉट गोइंग टू बी अनपेयर्ड, अनपेयरिंग नहीं होगी। अनपेयर नहीं होंगे तो तुम्हारा 2 लेस शो करेगा। बोरॉन में +3 था, थैलियम पे चार्ज +1, कार्बन में +4 था, तुम्हारा लेड में +2, नाइट्रोजन में तुम्हारा +5 था, बिस्मथ में तुम्हारा +3। वी आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बॉन्डिंग इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट्स टू चार्ज। बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? हो गया? गुड। तो हम क्या कहेंगे? दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर सकता है, द टेंडेंसी टू शो टू लेस ऑक्सीडेशन स्टेट एज वी गो डाउन द ग्रुप, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से बोलता हूं, जो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा जा सकती है, उससे 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना एज वी गो डाउन द ग्रुप, दैट इज inert pair effect, and that is because of less tendency of s electrons to get unpaired। समझ में आया या नहीं आई ये चीज? हाँ बेटा। हाँ हाँ, +2। PbO4 में, PbO2 में इट इज गोइंग टू बी +4, और +4 इज अनस्टेबल, नीचे जाते हुए +2 बिकम्स मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये तुम्हारा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होगा? मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखो, फिर से उस पे जाते हैं, हम कहेंगे कार्बन में तुम्हारा +4 इज बेटर, राइट? सिलिकॉन में तुम्हारा +4 इज बेटर, जर्मेनियम में +4 इज बेटर। ये बात अलग है, +4 बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है, +2 की टेंडेंसी बढ़ रही है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज 10 तक तुम्हारा +4 इज मोर स्टेबल देन +2। मतलब हम कह रहे हैं +2 की बढ़ रही है, बट स्टिल अगर तुम +4 +2 को कंपेयर करते हो तो +4 इज गोइंग टू बी मेजर एज कंपेयर टू +2। मतलब समझो गाइस, 10 में तुम्हारा +4 भी शो हो सकता है, +2 भी शो हो सकता है। +2 की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, बट स्टिल 3 तक तुम्हारा +4 इज मोर स्टेबल देन +2। मतलब अगर एक्चुअली कंपाउंड में देखा जाए तो +4 वाले कंपाउंड ज्यादा देखे जाएंगे, +2 वाले कम देखे जाएंगे। ये इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग कब होता है? तुम्हारा 6th पीरियड में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे तुम कहोगे पीवी में +2 इज मोर स्टेबल देन +4, यहाँ पे +1 इज मोर स्टेबल देन +3, यहाँ पे +3 इज मोर स्टेबल देन +5। मतलब ये जो इफेक्ट है, जो उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया कि +2 शो करना इंस्टेड ऑफ +4, वो तुम्हारा लास्ट जो तुम्हारा 6th पीरियड है, 7th की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 6th पीरियड में दिस इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट। मतलब ऊपर की जितनी भी देखोगे तुम ये चारों, उन सब में तुम्हारा +4 इज मोर स्टेबल देन +2। लेट इज द केस जहां पे तुम्हारा +2 स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन +4 स्टेट बच्चों। क्योंकि तुम्हारा F वाले बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं ना, उससे पहले हम मान के चल रहे हैं एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ शील्डिंग हो रही है। हम कहते हैं 4F ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करी कि बहुत घटिया शील्डिंग करी, S को अनपेयर भी नहीं होने दिया। दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चे कहेंगे सर लाइन आपने एक लिखी और उसके बाद ग्रंथ पर समझा दिया, बट यू गेट द आइडिया, हाँ है ना? एनीवे, वी आर डन विद एटॉमिक रेडियस, लेट अस गो ऑन टू आयनिक रेडियस। बच्चों आयनिक रेडियस पे आते हैं। गाइस आयन्स हमारे कब बनते हैं? जब तुम्हारा एक एलिमेंट या व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों? अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एटम तो क्या बनता है बच्चों? हाँ, कटायन, यू गेट अ कटायन। You get a cation. Gain electron, anion.
तो बच्चों एक सिंपल सी चीज, ए माइनस का साइज इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ए प्लस। अनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, एंड न्यूट्रल एटम का बड़ा होगा एज कंपेयर टू कटायन। ये हम रेडियस की बात कर रहे हैं, क्यों उसे समझो गाइस। कैन वी से हर एक में ए लिया हमने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में सेम, ए माइनस ए प्लस, तीनों में प्रोटॉन सेम है। ऐसे मान के चलो अट्रैक्शन सेम है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगी उसका साइज क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है उसका साइज बड़ा होगा या बड़ा होगा। तो वही हम देख रहे हैं गाइस, इन सब में प्रोटॉन सेम है, अट्रैक्शन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, ए माइनस में, तो वहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, रिजल्टिंग इन ग्रेटर साइज। गुड। तो हम कहेंगे इट इज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and different number of electrons। बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, Z इफेक्टिव के टर्म्स में कह सकते हैं। Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा जैसे जैसे तुम A माइनस से A प्लस पे जाते आओगे, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक। तो मुझे एक चीज बताओ, Fe2 प्लस का साइज बड़ा होगा या Fe3 प्लस का साइज बड़ा होगा? गुड, Fe2 प्लस का साइज इज गोइंग टू बी बिगर। हाँ है ना बच्चों? ना। हाँ बेटा, क्या बेरियम? बेरियम का तो प्लस 2 होता है बेटा, प्लस 3 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनका हमेशा प्लस। हाँ बेटा, हाँ मतलब ए प्लस से अगर तुम ए माइनस को कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा साइज बढ़ेगा, ए प्लस का साइज सबसे छोटा, देन ए माइनस। ठीक है बेटा, राइट। और Fe2 प्लस Fe3 प्लस में हम कहेंगे जिस पे लेस पॉजिटिव चार्ज उसका साइज बड़ा है ना बच्चों, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू Fe3 प्लस, राइट। Fe2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन Fe3 प्लस, तो हम कहेंगे इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है। अट्रैक्शन को हम देख ही नहीं रहे, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका साइज बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेरिएशन इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज याद है बच्चों? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। दीज आर एटम्स या आयंस having same number of electrons, they are called isoelectronic species। एग्जाम्पल, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस। देखो बच्चों, ये लिख लिया, नोट कर लिया? बेसिकली दे विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लिया है तो मैं एक बार पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाहूंगा, कर लो नोट। ओके बच्चों, इसको देखो, ओ में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, किसकी कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन की। एफ में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, नियॉन। एन में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, नियॉन। तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की। हम कहेंगे अब गाइस इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, रिपल्शन सेम, जिसका Z ज्यादा उसका साइज छोटा। तो इसके अंदर साइज कोई किसका सबसे छोटा होगा बताओ? Mg2 प्लस का साइज सबसे छोटा होगा,
O2 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दे गॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन सेम, जिसका Z ज्यादा, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, वो ज्यादा पुल करेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। रिपल्शन यहाँ पे सेम है, और हम अट्रैक्शन को देखेंगे बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट Z। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स more Z implies less radius। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं C4 माइनस देखूंगा, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, देन N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन F माइनस, देन Ne, देन Na प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Al3 प्लस। ये गॉट द आइडिया, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस बच्चों? गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर मैं ये चार लेता हूं, इनमें से मैं कह रहा हूं, या लेट अस से ये दो ही लेता हूं सिंपली, हमने Na प्लस लिया, Mg2 प्लस लिया, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? एक और एक नॉर्मल सी चीज पूछ रहा हूं, फिर से समझो गाइस। Na प्लस लिया हमने और Mg2 प्लस लिया, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं। Na प्लस से Na2 प्लस बनाना चाह रहा हूं, Mg2 प्लस से Mg3 प्लस बनाना चाह रहा हूं। किस में तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी गाइस? क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा, उसके लिए यू विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो Mg2 प्लस का साइज छोटा है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है। बेसिकली ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन सबके सेम, जिसमें तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट या उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स नाइस, रियल नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे बच्चों। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू वी आर डन विद द रेडियस। ओके गाइस, नाउ लेट अस गो ऑन टू अ न्यू टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। बेसिकली इसे लिखा जाता है IE से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। नाउ इट इज अ मेजर, इससे क्या पता चलता है? ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उतनी टेंडेंसी होगी या नहीं होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, विल इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और मतलब ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या कम होगी? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये समझो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब तुम्हारी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो मेटल्स की तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे देखो, हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। सपोजिंग मैं A से A प्लस बना रहा हूं, B से B प्लस बना रहा हूं, इसके लिए एनर्जी लगी 10, इसके लिए एनर्जी लगी 20। पहली बात, एनर्जी लगेगी निकालने में, ठीक है ना? ऐसा नहीं है निकलने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, नहीं। इट इज एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब इसमें तुम्हें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ी, तो ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा है या ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा है? ऊपर वाला ना, क्योंकि उसके लिए लेस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो वही हम कह रहे हैं, इसमें इसकी क्या है बच्चों? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। क्लियर हुई ये चीज, ये नहीं हुई? गुड, दैट्स नाइस। तो यूनिट्स क्या होती हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की? किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चों,
अब गाइस आते हैं किसके ऊपर, डेफिनेशन पे। ये तो हम एक नॉर्मल चीज हमने पढ़ी कि टेंडेंसी बता रहा होता है, बट एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव and remove the rather outermost electron from the valence shell of an isolated neutral gaseous atom। तो बच्चों एक काम करते हैं, चलो पहले मैं रिएक्शन लिखने पहले बता दूं। दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये इसको IE1 भी लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, IE1। बच्चे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब समझो गाइस, रिएक्शन के टर्म में देखा जाए तो अगर ए दे रखा है हमें, तो ए गैस गिविंग ए प्लस गैस, इसके लिए जो एनर्जी लगी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है। क्लियर है बच्चों? यहां पे गैसियस न्यूट्रल एटम लिया और फिर हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के पॉजिटिव आयन बना दिया। बेटा आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड तो समझ गए होगे, एक पर्टिकुलर हमने एटम ले लिया, न्यूट्रल नो चार्ज, और गैसियस स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। दैट इज हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड। मतलब अगर कोई कहता है ए सॉलिड गिविंग ए प्लस सॉलिड या ए सॉलिड गिविंग ए प्लस गैस, दैट डेल्टा एच, मतलब जो भी उसमें एनर्जी लगी दैट इज नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूट्रल गैसियस एटम से न्यूट्रल के बजाय अब हमने क्या बना दिया, यूनी पॉजिटिव आयन बना दिया बेसिकली। उसके लिए जो एनर्जी लगी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर यहाँ पे ए सॉलिड गिविंग ए प्लस गैस था तो इसके लिए जो भी एनर्जी की वैल्यू आई जो हमें देनी पड़ी दैट इज नॉट योर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तुम्हारा द स्टेट शुड बी गैस फॉर्मिंग अ यूनी पॉजिटिव आयन इन गैसियस स्टेट बच्चों, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम रियलाइज करोगे हाइड्रोजन के केस में बहुत आसान था, क्योंकि वैलेंस शेल क्या होता है उसका, वैलेंस शेल स्टेबल स्टेट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए दैट इज योर ग्राउंड स्टेट, जो कि हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के केस में क्या आ गया, n=1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन के लिए वाज वेरी इजी, देयर वाज ओनली वन, मतलब जो वैलेंस शेल है दैट वाज n=1 ओनली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। और एक ही इलेक्ट्रॉन था तो देयर वाज नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारा आ गया। अब आते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे। वो क्या होगा, सिंपली सोचो ए प्लस गैस गिविंग ए टू प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, अब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, अगेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन। मतलब ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बच्चों? बेसिकली इट इज ए प्लस गैस गिविंग ए टू प्लस गैस, इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ी दैट इज IE2। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो हम क्या कहेंगे, इन जनरल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पहली चीज मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जो मैंने कहा था ना वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वही चीज लिख रहा हूं, फ्रॉम एटम या आयन, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। बेसिकली एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन।
इवन अगर वो मेटल है, मेटल में तो हम कहते हैं इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट द आइडिया इज अट्रैक्शन तो है ना, न्यूक्लियस के पुल से तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइडिया क्या है, मेटल्स की तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा, कम होगी। नॉन मेटल्स की क्या होगी, और इनर्ट गैसेस की सबसे ज्यादा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट थिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 is greater than ionization energy, 2 is greater than ionization energy 1। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यू विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सक्सेसिव एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। समझ गए गाइस? क्योंकि अंडरस्टैंड करो, यहां पे सपोजिंग पहले केस में तुम्हारे पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, है ना बच्चों? नॉर्मल मैंने केस लिया 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने कर दिए 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया। दैट वाज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 10 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन बनाना। अब हम कह रहे हैं कि हमें 10 प्रोटॉन से 8 इलेक्ट्रॉन करना है, मतलब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे जो भी अट्रैक्शन थी, अब अट्रैक्शन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। तो नाउ दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर देन दिस वन। समझे नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। गुड, यस सर। गुड। अब आते हैं, एज यही चीज मैं लिख रहा हूं, एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, Z effective increases and it becomes more difficult to remove further electrons. Now let us have a look at factors affecting ionization enthalpy. सारी चीजें इजीली रिलेट करते आओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला, hold on guys, कर लो नोट। अच्छा बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेफ्ट राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी, राइट? अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इट विल डिक्रीज। क्यों? साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये जर्नल ऑर्डर है गाइस, ठीक है ना बच्चों? गुड। तो हम कहेंगे पहली चीज, एटॉमिक साइज के टर्म में देखा जाए तो साइज बढ़ेगा, ये हम ग्रुप की बात करें एक तरीके से। जब तुम्हारा साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। एज एटॉमिक साइज increases, ionization energy decreases. Next, nuclear charge, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, Z effective। When nuclear charge increases, क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है? क्यों भाई? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। करेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, जो हम नॉर्मली किसमें देखते हैं बच्चों, पीरियड में। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। बेटा एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट हाई है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा अच्छी तरीके शील्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इजी हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगी। गुड। व्हेन स्क्रीनिंग इफेक्ट increases, ionization energy decreases।
ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये तुमने शायद मैंने करवाया है, नहीं करवाया है, स्टेटमेंट बोली होगी इसकी। मैंने तुम्हें ये बताया था कि S इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन P देन D देन F फॉर सेम n वैल्यू। यही पेनिट्रेशन इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ penetration effect. It is a tendency of an orbital to move close to the nucleus. Is called penetration effect. मतलब हम क्या कहेंगे इसमें, the penetrating power of various orbitals is S greater than P greater than D greater than F. मतलब एक तरीके पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है S इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस फॉलोड बाय P फॉलोड बाय D फॉलोड बाय F। तो हम कहेंगे S, होल्ड ऑन, S electrons are closest to nucleus. F electrons are farthest from nucleus. This is what? For same n, obviously. ठीक है बच्चों, तो गाइस आइडिया ये रहा कि इसका मतलब S से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या P से? P से, करेक्ट। तो आइडिया क्या है, व्हेन व्हेन पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट S रेदर देन P, इंक्रीजेस। S से निकालना मुश्किल, P से निकालना आसान, D से निकालना और आसान, फॉर सेम एन। बेटा नहीं, हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस विल कम अंडर एक्सेप्शन। कर लिया नोट बच्चों? ठीक है, उठाए। स्पीड से जा रहा हूं क्या मैं? अच्छा, ठीक है बच्चों, कर लो नोट। कर लिया नोट? ओके। अरे बच्चा आवाज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। यार जिन एलिमेंट्स की हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सब शेल्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स के हाफ या फुल्ली फिल्ड सब शेल्स होते हैं, क्या कर रहे हो गाइस? दे आर मोर स्टेबल। आवाज नहीं चाहिए बच्चों प्लीज। एलिमेंट्स हैविंग हाफ एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल and have higher ionization energy than adjoining elements। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? हम ये कहना चाह रहे हैं गाइस, एग्जाम्पल देखो क्लैरिटी आएगी। हम कहेंगे एग्जाम्पल लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। यार नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का?
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दे आर लाइंग इन अ पीरियड। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। अब ये बताता हूँ। हाँ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। हम कहेंगे नाइट्रोजन का क्या है? 2s2 2p3, ये है 2s2 2p4। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, नाइट्रोजन स्टेबल है या नहीं है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स में s कंप्लीटली फिल्ड, दोनों में ही है। इसमें p इज हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन में 2p3, राइट? मतलब अगर तुम ऑर्बिटल बना के देखो, p सबशेल के ऑर्बिटल बनाओगे, तो ऑल ऑफ देम आर हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड सबशेल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2s2 2p3 के बजाय इट विल गो ऑन टू 2s2 2p2। तो एक स्टेबल से बाहर निकाल लिया मुझे। स्टेबल से बाहर निकालने का मतलब है यू विल हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। जबकि ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट इज गेटिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ है ना? ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट इज बिकमिंग काइंड ऑफ स्टेबल, राइट? तो इसलिए ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकलेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट, ऑक्सीजन में से निकालना इज इजी। ओके गाइस, तो ये एडजॉइनिंग के लिए बच्चों, समझ गए गाइस? मतलब अगर हम नाइट्रोजन को बाई चांस, हमने कहा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, व्हाट अबाउट दैट ऑफ फ्लोरीन? हम कहेंगे भाई फ्लोरीन एडजॉइनिंग नहीं है, फ्लोरीन की तो तुम्हारी ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। एडजॉइनिंग एलिमेंट से उसकी ज्यादा होती है, ना कि उसके आगे या पीछे वाले एलिमेंट से, और ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ग्रुप 18 एलिमेंट बेसिकली और इनर्ट गैसेस have maximum ionization energy in a period, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही स्टेबल है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, विच इज योर NS2 NP6। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओके अच्छा, तो हम ये क्या कह सकते हैं? हीलियम की, हमें ये भी बताया डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हीलियम विल हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। और हम कहेंगे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स की, मतलब तुम्हारा मेटल्स क्या क्या कर रहे हो यार? मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है या इन ये नॉन मेटल्स की? नॉन मेटल्स की ज्यादा है, मेटल्स की कम है। और मेटल्स की हमें बताया डाउन द ग्रुप जाने पे और कम होती है। तो बेसिकली सीजियम विल हैव लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लीस्ट आयनाइजेशन। हाँ बेटा, हाँ उसको छोड़ रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम अकाउंट लोएस्ट आयनाइजेशन। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? फाइन। अब हमें बताए इन अ पीरियड, अब हम पीरियड के एक्सेप्शन देखेंगे बच्चे। इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, हमें पता है इट इंक्रीजेस, जनरली इट इंक्रीजेस। एक्सेप्शन तो हम एक देख ही चुके हैं, कौन सा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, हाँ है ना बच्चों? गुड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। क्लियर है बच्चों? कि तुम्हारा नहीं तो हम, ये जर्नल तो क्या हो गया कि तुम्हारा लिथियम का सबसे कम, बेरिलियम का उससे ज्यादा, बोरॉन का उससे ज्यादा, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन मैंने नाइट्रोजन स्किप ही कर दिया, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। दिस इज व्हाट शुड हैव बीन। हमें बताया दिस इज अ एक्सेप्शन, राइट? हमारी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी एक्सेप्शंस कई आएंगे बच्चों, अभी बताता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस नाउ। नहीं, कोई बात नहीं, हटा दो, एक्सेप्शंस पे आते हैं।
बच्चों देखो, पहला बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, कैल्शियम की गैलियम से ज्यादा होती है। ये हम जितनी भी एग्जांपल ले रहे हैं किन के ले रहे हैं, एक ग्रुप में देख रहे हैं। ध्यान से देखो, हमें बताया लेफ्ट राइट, अरे यार कितना ऊपर जाना पड़ेगा। हमें पता है कि तुम्हारा लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारा बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कम होती है, कैल्शियम की ज्यादा होती है, गैलियम की कम होती है। ये भी तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह ही एक्सप्लेन होगा मोर और लेस। हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन देखो इनकी। बेरिलियम क्या है बच्चों, 2s2। बोरॉन क्या है बच्चों, 2s2 2p1। ये स्टेबल है नहीं है बच्चों, फुल्ली फिल्ड सबशेल, और बल्कि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद काइंड ऑफ स्टेबल बनेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने का स्टेबल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। बेरिलियम इज ऑलरेडी स्टेबल, उसका एस सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड। नहीं नहीं, ये बेरिलियम का है, ये बोरॉन का है। तो मैं बता रहा हूं कि बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद काइंड ऑफ इट इज बिकमिंग बेटर, राइट। तो हम क्या कहेंगे, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी। मैग्नीशियम में क्या आता है, 3s2, इसका क्या आएगा, 3s2 3p1। सिमिलरली 4s2 4s2 4p1। तो हम देख सकते हैं गाइस, इन तीनों में तुम्हारा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, राइट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ fully filled S subshells। ठीक है बच्चों, गाइस दैट वाज वन रीजन। एक और रीजन भी रीजन दे सकते हैं, वो है तुम्हारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अंडरस्टैंड करो गाइस, तुम्हारा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, एस से, जबकि तुम्हारा बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम में इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, पी से। पी से निकालना आसान है एज कंपेयर टू एस। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज आल्सो वर्किंग इन दिस केस। ठीक है ना बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट आल्सो एक्सप्लेन्स इट। Effect also justifies this exception। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा, दिस इज द थर्ड केस, सॉरी, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा। इसमें तुम्हारा क्या है, 2s2 2p3, दिस वाज 2s2 2p4, दिस वाज 3s2 3p3, दिस इज 4s2 सॉरी 3s2 3p4, this is your 4s2 4p3, this is 4s2 4p। ठीक है बच्चों, इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी सबशेल है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी सबशेल्स। अरे गाइस आवाज नहीं, कट कट करे जा रहे। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ गैलियम। हम कहेंगे ये साइज पे भी तो ऑलमोस्ट सेम थे, हाँ है ना गाइस। तो आइडिया क्या है, यहां पे हम क्या कहेंगे, हमें पता है नीचे जाने पे क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। सेम क्यों रह रही है, क्योंकि तुम्हारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ गया। पुअर शील्डिंग इफेक्ट दैट मींस मोर अट्रैक्शन। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो नीचे जाने पे कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई।
या लेट अस से बराबर हो गई एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऊपर वाला, उसके बराबर पहुंच गई। हम फिर से समझो गाइस, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू गैलियम, राइट, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें पुअर शील्डिंग आ गई तो इनका ऑलमोस्ट सेम आ गया। गुड, तो इसमें हम क्या कहेंगे, पुअर शील्डिंग बाय विच इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, राइट। नेक्स्ट बच्चों, बच्चे आंसर एक्सेप्शन तो बहुत है। हाँ बेटा, इंडियम इज लेस देन दैट ऑफ थैलियम। हम कहेंगे बराबर छोड़ो, बढ़ गई तुम्हारी आयनाइजेशन जी एज वी गो डाउन। ठीक है बच्चों, देखो गाइस, इसको देख लो यहाँ पे, ये रहा हमारा इंडियम, ये रहा थैलियम। हम कहते, हमने यहां पे तो क्या कहा कि तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, और यहां पे हम कह रहे हैं थैलियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियम। यहां पे हम क्या कहेंगे बच्चों, वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। वहां पे पुअर शील्डिंग थी, यहां पे वेरी पुअर शील्डिंग आ गई एफ की। समझ गए बच्चों? गुड। हाँ, ओके, अनदर थिंग, अगर हम इनका ऑर्डर ओवरऑल देखेंगे ग्रुप में, तो विल बी बोरॉन फॉलोड बाय थैलियम फॉलोड बाय गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। मतलब ये भी नहीं कि बंदा इंडियम से आगे आ जाए, बोरॉन से जस्ट पीछे है, नहीं तो सबको पार कर गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा, हम कहेंगे इंडियम से ज्यादा थैलियम की है तो यार यहां पे घुसा दो, नहीं, देखा क्या गया, यहां पे आ रहा होता है। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। तो थैलियम में व्हाट इज द रीजन, वेरी पुअर शील्डिंग। बेसिकली यार अभी तो चलेंगे, लेंथ है, कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये है तुम्हारा कि जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे यू विल हैव नो आइडिया कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अरे यार रुकना बच्चों, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ इट डिड दैट। बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, मतलब सॉरी, आवाज आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. Hold on, return to meeting, just a second guys, hold on, मैं इसको शेयरिंग, बच्चों जस्ट अ सेक गाइस, यहां तक आवाज, मतलब आवाज आ रही है क्लियर बच्चों? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, लेट मी जस्ट स्टिल कंफर्म, मैं ये नहीं चाह रहा कि कुछ दिक्कत आए। एनीवे डन, नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ वन, टिन की लेड से कम है। ठीक है बच्चों, तुम देख सकते हो, हमने ऊपर देखा था जैसे तुम्हारा थैलियम और इंडियम, वैसे तुम्हारा टिन और लेड बच्चों, राइट। तो इसको देखते हैं, इसमें जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा दैट विल बी कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम ग्रेटर देन लेड ग्रेटर देन टिन। मतलब यहां पे सिर्फ इन दोनों में इंटरचेंज आया, बाकी इज गोइंग एज पर नॉर्मल। नेक्स्ट चीज पे आते हैं बच्चों, ऑब्जर्विंग सडन जंप इन successive ionization energy values, we can predict, oh, hold on guys, we can predict the number of valence shell electrons of the atom.
बेसिकली वी कैन ऑल्सो फाइंड ग्रुप नंबर। नहीं समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या है, हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है बच्चों? हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और उनकी वैल्यूज को देख के हमें क्या पता लगाना है, ये एटम या ये एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो देखो गाइस, मैं एक काम करता हूं, लेट मी राइट डाउन अ ऑर्डर ताकि तुम समझ सको। लेट मी टेक 3 एलिमेंट्स ए बी सी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 4, आयनाइजेशन एनर्जी 5 दे रखी है। लेट मी पुट इन द वैल्यूज। ये हमें आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं 120, यहाँ पे डाल देते हैं से 150, रैंडमली लिया। बच्चों अब हमें क्या देखना है, ए बी एंड सी बिलोंग टू विच ग्रुप, या उनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमें क्या देखना है, विल लुक इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, कितना टाइम तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। जैसे इसमें 5 से 47 गया, कई टाइम्स का जंप आ गया, हाँ है ना? उसके बाद अगर तुम देखोगे तो रफली तुम्हारा मतलब से 0.5 का इंक्रीज आ जा रहा है, मतलब 50% का इंक्रीज आ जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रफली यू आर गेटिंग द आइडिया कि तुम्हारा डबल भी नहीं हो रहा। यहां पे तुम्हारा जो पहले से इस पे जंप आया दैट इज मैक्सिमम, राइट? गुड। तो इसमें तुम्हारा, या लेट अस से रेदर इट वुड बी बेटर कि उससे पहले वाला हम मार्क करें कि इसके बाद जंप आ रहा है। यार जंप कब आता है उसे समझो। जंप तब आएगा जब वो इनर्ट बन चुका है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट वाली होगी, उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट जंप। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na का। यार Na में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि उसके बाद बंदा क्या बन रहा है, इनर्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स के हमें मतलब मेटल्स के हमें पता है इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला और ये बंदा स्टेबल हो गया। नाउ डू यू रियलाइज Na प्लस से Na2 प्लस बनाने में तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो गाइज ये तो हमारा ए वैसा ही नहीं हो गया, पहले आयनाइजेशन एनर्जी लो, दूसरे वाले में एकदम से बहुत बड़ा जंप आया, उस बड़े जंप से हमें क्या पता चल रहा है, तुम्हारा इनर्ट बन चुका है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट हैज बिकम इनर्ट, और उसके बाद यू गेट अ ग्रेट जंप, क्योंकि हम इनर्ट गैस में से, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ए प्लस बिलोंग्स टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का इनर्ट हो रहा है, तो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, इट विल गो टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या हो रहा है, इनर्ट। इसका मतलब है उसमें इनर्ट में एक ऐड कर दो, दैट इज द ग्रुप इट बिलोंग्स टू। तो हम कहेंगे 18 के बाद आगे बढ़ोगे तो अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मुझे बताओ बी किसको बिलोंग करेगा? जंप देखना पड़ेगा बच्चों टाइम्स में। ये 4 है, गुड। ये हमारा 4 है, 4 के बाद जंप आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है, हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है? मतलब यहाँ पे लॉइडेस से डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, रफली डबल हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जंप आ रहा है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इनर्ट हो चुका है। अब हम कहीं से आप ग्रुप 4 आना चाहिए, हम कहेंगे डी को हम काउंट नहीं कर रहे होते, तो हम कहेंगे अगर हम 4 कह रहे हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इनर्ट हुआ है, तो रेदर देन सेइंग ग्रुप 4 विल से ग्रुप 14। यहां पे देखो हम इसी की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। होल्ड ऑन, कंट्रोल वाई करो यार, ऐसे वही हो जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट यहां से यहां तक। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, अगर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का है तो इट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, 14th ग्रुप, करेक्ट।
फाइन, ये रहा, पहुंच गया हम वापस। तो B बिलोंग्स टू 14 ग्रुप। एंड व्हाट अबाउट C बच्चों? गुड, दैट्स नाइस। ग्रुप, इसमें जंप कहां से आ रहा है? यहां के बाद आ रहा है, तो C। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है। इट बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। नोट करने में टाइम लगेगा क्या बच्चों? ओके, लिख लिया? ओके, नाइस। Hold on guys. In group, in a group ionization energy decreases from top to bottom. क्यों? क्योंकि तुम्हारा साइज इंक्रीज हो रहा होता है। हाँ है ना बच्चों? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का इनर्ट हो रहा है, तो 1 2 और उसके बाद सीधा 13 10 बीच में ऐड कर दिया। बच्चों वी आर ऑलमोस्ट डन विद आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब मान के चलो खत्म है, ठीक है ना गाइस? क्वेश्चंस करने बाकी हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। एक छोटा सा नोट और दे देता हूं। नॉर्मली तुम्हारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप, नॉर्मली, जनरली, मतलब देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस पॉसिबल। क्या हम कहते हैं डेंसिटी क्यों बढ़ती है? मास बढ़ रहा होता है डाउन द ग्रुप, साइज में उतना जंप आ नहीं रहा, मास बढ़ रहा है, तो तुम्हारी डेंसिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मास गोज एज वी गो डाउन द ग्रुप, मास इंक्रीजेस, और वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज आ नहीं पा रहा शील्डिंग के कारण, तो डेंसिटी जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डेंसिटी of elements generally increases down the group. The important term over here is generally. ठीक है? अच्छा, okay guys, fine.